हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये जो हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था 1872, उसी का ही ये पार्ट था अंडर सेक्शन 239 टू 266। इसके बाद फिर ये सेपरेट किया गया और ये 1 अक्टूबर 1932 से ऑल ओवर इंडिया में रेगुलेट हो गया। अब क्या है कि जनरली जो हमारा पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारे मैटर्स हैं, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सॉल्व होते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, वहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हमारी पार्टनरशिप है वो क्या है। सो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, सो वो कुछ डेफिनेशंस जो है वो हम करेंगे। तो जो पार्टनरशिप है उसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलजुल कर प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं तो हम कहेंगे कि उन्होंने पार्टनरशिप को फॉर्म कर लिया है। सो इसके अलावा एक और डेफिनेशन मिस्टर हैने ने दी है और ये काफ़ी जो फेमस डेफिनेशंस, यू कैन से फेमस डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप जो है उन डिफरेंट पर्सन्स में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी रखते हों। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मीन्स कि वो पर्सन्स जो कि माइनर ना हो, साउंड माइंड वाले हों और जो एक्ट द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर ना किए गए हों। एक प्रॉमिस है और जिसके अकॉर्डिंग वे प्रॉफिट बेसिस पर कोई बेसिक बिजनेस जो है वो करते हो, लीगल बिजनेस जो है वो करते हो। और अब हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जो है वो डेफिनेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 ये बताया गया है कि पार्टनरशिप मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड on by all or any of them acting for all। कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जो कि प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं। और जो बिजनेस है या तो सभी के द्वारा कैरी किया जाएगा, सभी के द्वारा रन किया जाएगा, या फिर सभी की ओर से किसी एक के द्वारा जो है वो रन किया जाएगा। तो अब हम इसके फीचर्स की ओर जो है वो चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कि जो आपका पार्टनरशिप है इसका जो क्रिएशन है और यू कैन से इसका जो बर्थ है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि आपको प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो करना पड़ेगा और एग्रीमेंट के बेसिस पर आपकी जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट होगी। इसके लिए हम जो पार्टनरशिप डीड है वो मेंटेन कर सकते हैं और पार्टनरशिप डीड में प्रॉपर हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिटन फॉर्म में होंगे। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पार्टनरशिप एक्ट में कि हमारा रिटन एग्रीमेंट ही जो है वो होना चाहिए। रिटन और ओरल कोई भी एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। बट फॉर फ्यूचर अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। एक बात और आती है कि कई कहते हैं कि स्टेटस के थ्रू भी पार्टनरशिप हो सकती है, बट स्टेटस के थ्रू नहीं हो सकती, ओनली बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसे ही एक बच्चा बर्थ लेता है वैसे ही वो मेंबर बन जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में 2 ही मेंबर है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नेचुरली पार्टनरशिप फर्म विल बी डिसॉल्व। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एग्रीमेंट तो करना ही होगा, चाहे आप रिटर्न करें चाहे आप ओरल करें। सेकेंड पॉइंट, एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, कि एक पार्टनरशिप फर्म में एटलीस्ट 2 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए। अब मान लीजिए मुझे पार्टनरशिप करनी है तो मैं अकेले अपने आप से थोड़ी पार्टनरशिप करूँगी, तो कम से कम 2 लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म में होने ही चाहिए। अब ज़्यादा कितने होने चाहिए? ज़्यादा के बारे में जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो इसके बारे में कंपनीज एक्ट में कुछ बोला गया है। वो क्या बोला गया है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स
20 कि 20 जो है वो होने चाहिए, और बैंकिंग बिजनेस की सिचुएशन में मैक्सिमम शुड बी 10। बट इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई, और वो हुई कंपनीज एक्ट 2013 में। और 2013 में क्या अमेंडमेंट्स हुई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 100, कि मैक्सिमम पार्टनर जो है वो 100 जो है वो हो सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 100 से ज़्यादा हो गए, तो उस एसोसिएशन को हम नाम देंगे इलीगल एसोसिएशन का। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे? इलीगल एसोसिएशन का। उसकी कोई वैलिडिटी जो है वो नहीं होगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस जरूर होना चाहिए, बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस ही नहीं होगा तो वो कैसी पार्टनरशिप? अगर कोई भी दो पर्सन आपस में मिलकर ये बातचीत कर ले कि हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर उसको सेल कर देंगे, तो नेचुरली अगर एक सिंगल प्रॉपर्टी लेकर वो सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई बिजनेस तो हुआ ही नहीं। एक बिजनेस में परमानेंसी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस करें तो ही वो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस जो है वो माना जाएगा। मान लीजिए दो पर्सन जो है वो राइस खरीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं तो वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। अगर वो कुछ एक मंथ्स इकट्ठा राइस का बिजनेस करते हैं तो उसको हम मानेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस है। तो इसलिए जो मेन फीचर्स हैं उनमें ये भी है कि पार्टनरशिप में बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस में हम ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज अर्निंग, कि सबसे पहले इसमें पार्टनरशिप में हम अर्निंग पर जोर डालेंगे कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो करने का मकसद क्या होना चाहिए? अर्निंग, कि हम अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहे, लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे, लोगों की सेवा के लिए हमने कुछ काम शुरू कर दिया, तो नेचुरली हम पार्टनरशिप ही नहीं कर रहे। मान लीजिए दो फ्रेंड्स ने मिलकर एक शॉप जो है वो खोली है, एक राशन की शॉप जो है वो खोली है, ताकि लोगों को रीजनेबल रेट्स पर या नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर सस्ते रेट पर अनाज है वो अवेल कराया जाए, तो नेचुरली इट मीन्स आपका जो पर्पस है वो अर्निंग पर्पस है ही नहीं। तो इसलिए अर्निंग पर्पस जो है वो होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप जो है वो कहलाई जाएगी। एंड देन इसमें सेकंड पार्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अर्निंग के साथ साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए, यानी कि आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे आपस में, आप सभी पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, ये चीज़ भी होनी चाहिए। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वर्ड तो लिखा है लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा शेयरिंग ऑफ लॉस? क्योंकि कई बार सभी पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को लॉसेस से फ्री कर देते हैं, जैसे कि माइनर। तो इसलिए तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो ज़रूर होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक केस है, फेमस केस कोक्स वर्सेस हिक्समैन। जो कोक्स वर्सेस हिकमैन का केस था, इसमें क्या कहा गया कि इस केस में कहा गया बेसिकली कि हमने ये ध्यान में रखना है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ना कि अननेसेसरी आउटसाइडर्स के बीच में। कई बार क्या होता है कि हमें क्रेडिटर्स को देना पड़ता है प्रॉफिट का शेयर, कई बार हमें किसी पार्टनर की विडो को देना पड़ता है, कई बार हमें उसको डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता, डिबेंचर होल्डर्स नहीं, किसी थर्ड पार्टी को देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी, यानी कि पार्टनर्स ही आपस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करें, तभी आपकी पार्टनरशिप का पर्पस जो है वो पूरा होगा, तभी मेन फीचर जो है वो आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा भी किया जा सकता है और सभी में से एक के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ए, बी, सी, डी चारों के चारों मिलकर भी पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, और चारों में से एक को भी, सिंगल एक पर्सन को भी अपॉइंट किया जा सकता है कि आपने बिजनेस को रन करना है। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो लीगल, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट शुड बी लीगल ऑब्जेक्ट।
अगर मान लीजिए 2 या 3 पार्टनर जो है वो चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए इकट्ठा होकर जो है वो काम करे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये इल्लीगल ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर भी इल्लीगल ऑब्जेक्ट आ गया वहाँ पर हमारी पार्टनरशिप ही नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड ही नहीं होगी। तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी लीगल ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी में क्या है कि जैसे कि बात चली आ रही है कि मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, सभी के सभी मिलकर भी काम कर सकते हैं और सभी की ओर से एक व्यक्ति भी बिजनेस को रन कर सकता है। अब मान लीजिए A, B, C, D इनमें से A को राइट दे दिया कि आप जो है वो बिजनेस को रन कीजिए। अब A बिजनेस रन कर रहा है तो इट मीन्स A ने जो काम किया है उसके द्वारा किए गए काम से B, C, D तीनों ही बाउंड होंगे। ठीक है, अगर B को आप अपॉइंट करते हो काम करने से तो B द्वारा किए गए काम से A, C, D तीनों ही बाउंड होंगे। इट मीन्स ये एक इम्प्लाइड एजेंसी मानी जाती है। एक पार्टनर फर्म का ओनर भी माना जाता है और एक एजेंट भी जो है वो माना जाता है। गुड फेथ, तो जो आपका पार्टनरशिप फर्म है इसके अंदर जो सभी पार्टनर्स हैं वो उनको गुड फेथ जो है वो रखनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। गुड फेथ का मतलब क्या है? अगर किसी भी पार्टनर को कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज मिलती है, कहीं से कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन का किसी भी पार्टनरशिप फर्म के बेसिक डिसीजन पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो उसे सभी पार्टनर्स को बता देना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, इन गुड फेथ उसको काम जो है वो फर्म के अंदर करना चाहिए। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही नहीं, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि एक कंपनी भी पार्टनर जो है वो बन सकती है। ठीक है, एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, पर्सन तो बनेगा ही, एक इंडिविजुअल भी बन सकता है, एक कंपनी भी बन सकती है, HUF का कर्ता भी मेंबर जो है वो बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में। तो ये लोग पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स जो है वो बन सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जब हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।